Hello students, today we are going to start the new lesson lesson number 7, and the name of the lady or the tiger, okay, by Frank R. Stockton. It's the lesson the lady or the tiger, okay. अच्छा, ये भी एक मिस्टीरियस स्टोरी है और जिसमें पढ़ने वाले हैं एक इस तरह की स्टोरी जिसमें टोटली केवल इमेजिनेशन है, ठीक है। तो इट्स ओनली एन इमेजिनेशन एंड इट इज नॉट related to the actual story. First of all, we discuss on the glossary words. The glossary words. The first meaning, crude, not having grace or refined manners, जिसका मतलब है कि ग्रेसफुल नहीं होना, रिफाइंड मैनर्स नहीं होना, मतलब टोटली अनसिविलाइज्ड, ठीक है, या यूं कह सकते हैं कि वाइल्ड पर्सन, जंगली। द सेकंड मीनिंग है सेवेज, द मीनिंग ए प्रीमिटिव मैन, मतलब एक आदिकालीन व्यक्ति, या अनसिविलाइज्ड पर्सन, मतलब असभ्य व्यक्ति, जिसका मीनिंग है सेवेज। थर्ड मीनिंग है अपना बारबेरिक, इसका मतलब होता है रफ एंड रूड अनसिविलाइज्ड, ठीक है, मतलब ये भी असभ्य है, वाइल्ड है, जंगली है, रूड, असभ्य। द फोर्थ मीनिंग ग्रफ, ये भी एडजेक्टिव है, आल्सो मीनिंग रूड, हैविंग नो डिसेंट मैनर्स, मतलब जिसमें शालीन मैनर्स नहीं होते हैं वो है ग्रफ, जिसे रूड कहते हैं। नेक्स्ट है फैंसीज, मीन्स रिमोट आइडियाज, या फिर इमेजिनेशंस जिसे कहते हैं, इमेजिनेशन मतलब कल्पनाओं में, फैंसीज का मतलब है कल्पनाएं। द नेक्स्ट मीनिंग हिच, हिच मीन्स ऑब्स्टेकल या डिसऑर्डर, मतलब कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होना, कोई भी बाधा उत्पन्न होना, कोई अव्यवस्था होना, जिसे कहते हैं हिच। नेक्स्ट है एक्सल्टेंट, मीन्स जॉयफुल या हिलेरियस, मतलब बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना। एरेना, एरेना है ए पर्टिकुलरली डिजाइंड प्लेस फॉर फाइटिंग, मतलब फाइट करने के लिए डिजाइन किया हुआ, बनाया हुआ प्लेस, ठीक है, ये है एरेना, जिसे रणभूमि कहा जाता है। ये नेक्स्ट मीनिंग है ग्लेडिएटर्स, ग्लेडिएटर्स जो होते थे इन एंशिएंट रोम, जो मैन ट्रेन टू फाइट विद वेपन्स, मतलब ये ट्रेंड पर्सन होते थे वेपन के साथ लड़ने वाले, वेपन्स हथियार। एट पब्लिक शोज इन एन एरेना, ठीक है, और पब्लिक शो के लिए, मतलब जो पब्लिक है वो होती थी इनको देखने के लिए। और एरेना में, एरेना मतलब जो पर्टिकुलरली डिजाइंड प्लेस फॉर फाइटिंग, जो फाइट करने के लिए डिजाइन किया गया, की गई जगह। नेक्स्ट मीनिंग है हेरेटिक्स, हेरेटिक्स पर्सन्स कंडेम्ड फॉर नॉट सपोर्टिंग ऑर्थोडॉक्स बिलीफ्स, मतलब इन रिलीजियन। तो यहाँ रोम में जो धर्म उस समय था, तो ये जो धर्म है ऑर्थोडॉक्स बिलीफ्स, जो मतलब ऑर्थोडॉक्स में विश्वास करना होता था, क्योंकि जो किंग है वो इन्हीं धार्मिक विचारों को मानता था उस समय। तो यहाँ इस धर्म में या इस विश्वास में सपोर्ट नहीं करना या विश्वास नहीं करने का जो कंडेम्ड, दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति, तो इसका मतलब होगा हेरेटिक्स का मतलब है कि टोटली जो धार्मिक विचार है उनके अगेंस्ट जाने वाला पर्सन। और नेक्स्ट है एम्पी थिएटर, एम्पी थिएटर जो पुराने समय में राउंड और ओवल अनरूफ्ड बिल्डिंग, मतलब या तो राउंड या ओवल का मतलब गोलाकार, अनरूफ्ड यानी बिना छत की, बिना छत का भवन था, भवन होता था। विद रोज ऑफ सीट्स, रोज ऑफ सीट्स राइजिंग बिहाइंड, मतलब जिसमें पीछे सीट्स लगी हुई होती थी, एंड अबाउ ईच अदर राउंड एन ओपन स्पेस, तो जगह ओपन होती थी जिसमें एक दूसरे के चारों ओर या पीछे की ओर जैसे सीट्स वगैरह होती थी। और यूज्ड फॉर पब्लिक गेम्स, और पब्लिक गेम्स के लिए इसका यूज होता था।
तो ये है एम्पी थिएटर। तो टोटल मीनिंग आपको इसी से लेना है कि बिना छत का भवन जो राउंड होता था, ओवल होता था, ठीक। नेक्स्ट है एम्यूजमेंट। एम्यूजमेंट का तो कुछ है नहीं। ये है मीनिंग एलिजेंस। एलिजेंस मीन्स लॉयल्टी या फेथ, जिसे वफादारी कहते हैं। और मोर्नर्स पर्सन्स एक्सप्रेसिंग सोरो बाय वीपिंग, मतलब जो रोने धोने का काम करते हैं डेथ वगैरह होने पर, तो ये व्यक्ति है जो रोने के द्वारा, बाय वीपिंग रोने के द्वारा जो दुख अभिव्यक्त करते हैं। और नेक्स्ट है डोलफुल। डोलफुल मीन्स सैड, मतलब दुखी। और एक है स्ट्रेविंग। स्ट्रेविंग मीन्स थ्रोविंग, मतलब फेंकना, ठीक है। और इसके आगे वाले मीनिंग्स लेंगे हम, जैसे 4 मीनिंग और भी है। चलो आगे वाले मीनिंग्स हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो यहाँ तक अपने ये मीनिंग्स कंप्लीट होते हैं। तो इन मीनिंग्स को एक बार फिर से देख लेना। स्ट्रेविंग मीन्स थ्रोविंग, फेंकना। डोलफुल मीन्स सैड। मॉर्नर्स वो होते हैं जो विलाप करते हैं, जो रोने धोने की एक्टिंग करते हैं। एक्सप्रेस सोरो, वीपिंग, बाय वीपिंग। एलिजेंस से लॉयल्टी या फेथ को कहते हैं, वफादारी को। एम्यूजमेंट का मतलब आनंद होता है, हैप्पीनेस। एम्पी थिएटर एक ओवल अनरूफ्ड बिल्डिंग होती है जिसमें सीट्स वगैरह लगाई जाती हैं फॉर सीटिंग द पब्लिक। हेरेटिक्स, जो धर्म विरोधी लोग होते हैं उनको हेरेटिक्स कहते हैं, धर्म विरोधी लोगों को। ग्लेडिएटर्स, ये वॉरियर्स होते हैं, योद्धा होते हैं जो वेपन्स के साथ फाइट करने के लिए ट्रेंड किए जाते हैं। और एरेना एक पर्टिकुलर डिजाइन की हुई जगह लड़ने के लिए, फॉर फाइटिंग। नेक्स्ट है एक्जल्टेंट, जिसका मतलब है जॉयफुल या हिलेरियस, मतलब बहुत ज़्यादा प्रसन्न। और हिच का मतलब होता है ऑब्स्टेकल या डिसऑर्डर। फैंसीज का मतलब रिमोट आइडियाज या मतलब इमेजिनेशंस। और ये जो चारों वर्ड हैं ये सिमिलर ही हैं, क्रूड, सेवेज, बारबरिक और ग्रुप, ठीक है। अगर एक मीनिंग लेकर चलें, या रूड या अनसिविलाइज्ड, ठीक है, या प्रिमिटिव मैन, दे ऑल आर सिमिलर वर्ड। मतलब जैसे ये रिफाइंड मैनर्स जिसमें नहीं होते तो वो भी अनसिविलाइज्ड है, या फिर जिसमें डिसेंट मैनर्स नहीं होते तो वो भी अनसिविलाइज्ड ही बोला जाएगा, मतलब रूड बोला जाएगा। तो दे आर टोटली सिमिलर वर्ड्स। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन, द स्टोरी। और टोटली इमेजिनेशन पर बेस्ड स्टोरी है और काफ़ी थ्रिलिंग स्टोरी भी है। ओके, स्टार्ट द स्टोरी, द लेसन। पार्ट 1 में लेते हैं। लॉन्ग एगो, यस, लॉन्ग एगो देयर लिव्ड ए किंग। एक राजा रहता था, हु वाज क्रूड एंड वेरी मच लाइक ए सेवेज, ठीक है, दोनों मीनिंग्स आए थे। जो बहुत ज़्यादा क्रूड था मतलब क्रूअल था, और सेवेज था मतलब अनसिविलाइज्ड था। ही हैड लर्न्ड सम मैनर्स फ्रॉम हिज लेटिन नेबर्स। अब उसके कुछ लेटिन नेबर्स थे जिनसे उसने कुछ मैनर्स सीखे थे। बट मोस्टली ही वाज बारबरिक, लेकिन ज़्यादातर वो बारबरिक ही था, मतलब इनसिविलाइज्ड था, वाइल्ड था, रूड था, क्रूअल था, ठीक है। द मीनिंग ऑफ बारबरिक। लाउड एंड ग्रफ, ग्रफ का भी यही मतलब है, अनसिविलाइज्ड और रूड पर्सन। ही हैड नन ऑफ द ग्रेस एंड पॉलिश ऑफ हिज नेबर्स। अब इसका मतलब यह है कि उसने अपने पड़ोसियों से पॉलिश्ड मैनर नहीं सीखे थे, मतलब ग्रेसफुल मैनर्स उसने नहीं सीखे थे। और ये ग्रेस का मतलब होता है शालीन, मतलब जो शिष्टता के जो मैनर्स हैं वो उसने नहीं लिए थे। ही हैड नन ऑफ द ग्रेस एंड पॉलिश ऑफ हिज नेबर्स। ही वाज ए मैन ऑफ ग्रेट फैंसीज। फैंसीज का मतलब इमेजिनेशन में जीने वाला, तो उसके वो एक इमेजिनेशन में जीने वाला पर्सन था। ही वाज ए मैन ऑफ ए ग्रेट फैंसी एंड एवन ग्रेटर इंथुजियाज्म। इंथुजियाज्म का मतलब होता है जैसे मोर एक्साइटेड पर्सन, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड पर्सन भी वह था। ये जो किंग के बारे में हम रीड कर रहे हैं, बिकॉज ही हैड सो मच ऑथोरिटी एज द किंग, क्योंकि जैसा कि वह किंग था तो उसके पास बहुत ज़्यादा ऑथोरिटी थी, बहुत ज़्यादा अधिकार थे, ठीक है। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी था।
he was able to force some of these fancies into reality। अच्छा, वह इतना सक्षम था, जैसा कि वह किंग था, कि वह इन फैंसीज को, मतलब अपनी कल्पनाओं को रियलिटी में चेंज कर लेता था। टू फोर्स बाय गिविंग फोर्स, यानी फोर्स डालकर, मतलब दबाव डालकर अपनी फैंसीज को, फैंसीज यानी इमेजिनेशंस को रियलिटी में चेंज करने की उसमें एबिलिटी थी, एज ही वाज ए किंग। और एटलीस्ट ही ट्राइड टू, और कम से कम वह इसकी कोशिश तो जरूर करता था। तो इट द फर्स्ट पैराग्राफ एंड थ्रू द फर्स्ट पैराग्राफ वी नो अबाउट द किंग। जैसा कि जो राजा है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये जो राजा है बहुत ज़्यादा क्रूड है, बहुत ज़्यादा सेवेज है, बारबरिक है और ग्रफ है, ठीक है। अब उसमें एक हैबिट और भी है कि वह फैंसीज में जीने वाला पर्सन है, ठीक। और जैसा कि वह राजा है तो उसके पास अथॉरिटी है, अथॉरिटी है तो वह इन फैंसीज को रियलिटी में चेंज करने की ताकत रखता है, या कम से कम उनके लिए ट्राई जरूर करता है। द नेक्स्ट पैरा, हिज पर्सनैलिटी वाज नॉर्मली काम। अब उसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ही वाज ए वेरी काम पर्सन, मतलब पीसफुल पर्सन, बहुत ही शांत रहने वाला व्यक्ति था, काम। व्हेन एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर, लेकिन काम तभी था जब हर चीज ऑर्डर में थी, मतलब व्यवस्थित थी। जब हर उसके राज्य में हर चीज व्यवस्थित चलती थी तब वह कैसा पर्सन था, काम, मतलब पीसफुल पर्सन। व्हेन देयर वाज ए लिटिल हिच, हिच का मतलब अभी हमने पढ़ा था ऑब्स्टेकल, मतलब जब भी उसके राज्य में कोई बाधा उत्पन्न होती थी तो हाउ एवर ही वॉज एक्सल्टेंट एंड हैप्पी। एक्सल्टेंट का मतलब हमने पढ़ा जैसे बहुत ज़्यादा खुश रहने वाला, जॉयफुल पर्सन, तो वह बहुत ज़्यादा जॉयफुल होता था, प्रसन्न होता था। कब होता था, जब उसके किंगडम में, राज्य में कोई भी हिच यानी कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी ऑब्स्टेकल क्रिएट होती थी, ठीक है। और वरना वो शांत स्वभाव का पर्सन था। ही लव्ड इट, अब वह ऐसे लव करता था, प्रेम करता था जब भी उसके राज्य में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। व्हेन थिंग्स वेंट रॉन्ग, जब चीज़ें गलत होती थी, बिकॉज दैट मीन्ट दैट ही कुड देन करेक्ट देम, क्योंकि चीज़ें गलत होने का मतलब था कि वह उनको सही कर सके, ठीक है, तो वह उनको सही करता था। तो ही लव्ड टू मेक द क्रूक्ड स्ट्रेट, क्रूक्ड स्ट्रेट, द मीनिंग ऑफ क्रूक्ड मीन्स अनएवन, अनएवन मीन्स मतलब असमान। ही लव्ड टू मेक द क्रूक्ड स्ट्रेट, मतलब जो असमान चीजें होती थी उनको स्ट्रेट करना उसको अच्छा लगता था। स्ट्रेट करना मतलब उनको सीधा करना, मतलब सही करना। टू क्रश डाउन मतलब दबाना। द अनएवन प्लेसेज इन लाइफ, तो उसके जीवन में जितनी भी अनएवन प्लेसेस थी, जितनी भी टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें थी, उन सभी चीज़ों को दबाना उसे अच्छा लगता था, ठीक है। तो ये था अपना सेकंड नंबर पैराग्राफ, जिसमें हमने ये देखा कि जो किंग है वो किस चीज़ को सबसे ज़्यादा लाइक करता था। वह उसके राज्य में जब भी कोई गड़बड़ क्रिएट होती थी या कोई भी जैसे ऑब्स्टेकल क्रिएट होती थी तो उस चीज़ को वह सबसे ज़्यादा लाइक करता था। क्यों? क्योंकि वह उन चीज़ों को सही करना, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होने का मतलब है राजा के द्वारा उन चीज़ों को सही करना, ठीक है। तो वो जितनी भी अनएवन चीज़ें थी उनको स्ट्रेट करना, सीधा करना, मतलब सही करना उसको अच्छा लगता था, और जो अनएवन प्लेसेज है उनको दबाना उसे अच्छा लगता था। द थर्ड पैराग्राफ, he decided that there should be a way to add culture to the lives of his subjects. Here the meaning of subjects public, मतलब लोग, जनता। तो उसने ये निश्चय किया कि देयर शुड बी ए वे टू ऐड कल्चर, मतलब यहाँ इसके राज्य में जो भी कल्चर था उसमें वृद्धि होनी चाहिए। टू द लाइफ ऑफ हिज सब्जेक्ट, मतलब उसके लोगों के जीवन में जो कल्चर था उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। हिज मेथड वाज द पब्लिक एरेना, अब इसके लिए उसका जो मेथड था वो एरेना था।
एरेना जैसा कि हमने पढ़ा था ए डिजाइंड प्लेस फॉर फाइटिंग, लड़ने के लिए एक डिजाइन की हुई जगह। अब देयर मतलब एरेना, ह्यूमन्स एंड बीस्ट परफॉर्म्ड बिफोर ऑडियंस। अब जो एरेना है, एरेना जहाँ पे मनुष्य या जानवर, बीस्ट मीन्स एनिमल्स, ठीक है, जानवर, वो ऑडियंस के सामने परफॉर्म करते थे, ठीक है। बट हिज फैंसीज एसर्टेड देमसेल्व्स हियर द मीनिंग ऑफ एसर्टेड मीन्स सूट सेकंड फॉर्म है। लेकिन उसकी जो कल्पनाएं हैं, फैंसीज, उसकी इमेजिनेशंस, वो यहाँ शो होती थी। कहाँ? इस एरेना में। द एरेना दैट ही बिल्ट वाज नॉट फॉर द ऑनर एंड ग्लोरी ऑफ द ग्लेडिएटर्स। अब ये जो एरेना उसने बनवाया था, ये एरेना जो ग्लेडिएटर्स थे, मतलब जो वेरियर्स थे, योद्धा थे, जो वेपन्स के साथ फाइट करने वाले पर्सन्स, उनकी ग्लोरी और उनके लिए सम्मान के लिए नहीं बनाया था, उनके सम्मान के लिए नहीं बनाया था। इट वॉज नॉट फॉर बीस्ट टू फाइट ईच अदर टू द फिनिश, और ये जानवरों के लड़ने के लिए भी नहीं बनाया था, जो जानवर आपस में लड़े और एक दूसरे को फिनिश कर दें। इट वॉज नॉट एवन फॉर थ्रोविंग रिलीजियस हेरेटिक्स। हेरेटिक्स वो होते हैं ना, जो धर्म विरोधी लोग होते हैं, टू द लायंस। अब ये एरेना जो धर्म विरोधी लोग होते हैं उनको लायंस के सामने फेंकने के लिए भी नहीं बनाया था। इट वॉज ही बिलीव्ड, ये जो एरेना है ये बनाया गया था, जैसा कि उसका विश्वास था, फॉर द पर्पज ऑफ वाइडनिंग एंड डेवलपिंग द मेंटल एनर्जीज ऑफ हिज पीपल। तो ये एरेना उसने बनवाया था लोगों की मेंटल एनर्जी को डेवलप करने के लिए और वाइड करने के लिए, मतलब उसको वाइज बनाने के लिए, विस्तृत बनाने के उद्देश्य से इसने ये एरेना बनाया था। वो कैसे? इट वॉज ए वास्ट एम्पी थिएटर। इस एरेना में उसने एक बहुत बड़ा एम्पी थिएटर बनाया। एम्पी थिएटर जो अभी हमने ग्लॉसरी वर्ड में पढ़ा था, एक अनरूफ्ड बिल्डिंग, मतलब बिना छत वाली बिल्डिंग, ठीक है, जिसमें सीट्स वगैरह लगाई गई थी, विद इनसर्कलिंग गैलरीज, जिसमें गैलरीज थी जिनको हम पासेज वगैरह कहते हैं, बरामदे, मिस्टीरीज वॉल्स का मतलब यहाँ रूम से है, रहस्यमय उसमें रूम्स वगैरह बनाए इस एम्पी थिएटर में, एंड अनसीन पासेज, और बिना नहीं दिखाई देने वाले बरामदे भी उसने बनाए और गैलरीज भी बनाई। गैलरीज को हम गैलरीज ही कहते हैं। तो इट वाज टू बी मीन्स फॉर पोइटिक जस्टिस। पोइटिक जस्टिस का मतलब है आइडल जस्टिस, आदर्श न्याय। तो इसका मतलब था आदर्श न्याय करने से, मतलब आइडल जस्टिस करने से। इस एरेना का मतलब था जो एरेना उसने बनाया था। और इट वाज टू बी ए प्लेस वेयर क्राइम वाज पनिश्ड, और ये वो जगह थी जहां क्राइम को पनिश किया जाता था, ठीक है, मतलब जो अपराधी था, जो गिल्टी पर्सन था, तो ही वाज पनिश्ड देयर इन एरेना। और वर्च्यू मतलब जो अच्छा संस्कारी व्यक्ति था, रिवार्डेड, उसको इनाम दिया जाता था, ऑल बाय चांस, केवल बाय चांसली, ठीक है, बाय चांस उसके हिस्से में पनिशमेंट आता है या रिवार्ड आता है, ठीक है, तो ये केवल बाय चांस ही होता था। पनिशमेंट भी आ सकता है और रिवार्ड भी आ सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि राजा जो अनएवन चीज़ें थी, उन अनएवन चीज़ों को एवन बनाना उसे बहुत अच्छा लगता था। ही लव्ड टू इट सो मच। एंड नेक्स्ट इसने उसके लिए एक एरेना बनवाया, ठीक है, एक रणभूमि बनवाई, यूँ समझो। और ये जो एरेना ये ह्यूमन्स और बीस्ट, ठीक है, उनके परफॉर्मेशन के लिए थी, लेकिन उसकी कल्पनाओं को यहाँ शो करने का ये तरीका था। और ये एरेना उसने ग्लेडिएटर्स को सम्मान देने के लिए नहीं बनाया था, न ही उसने जानवरों को फाइट करने के लिए जो एक दूसरे को फिर फिनिश कर दे, न ये जानवरों के लिए था, और न ये कोई हेरेटिक्स पर्सन्स हु आर टोटली अगेंस्ट द रिलीजियस थॉट्स, और जिनको लॉयन के सामने फेंकने के लिए नहीं बनाया था। ये बनाया था उसने लोगों की मेंटल एनर्जी को डेवलप करने के लिए, ठीक है। और इसमें एक बहुत बड़ा एम्पी थिएटर उसने बनवाया इस एरेना में, जिसमें ये गैलरीज थी, वॉल्स थे, रूम्स थे, और अनसीन पासेज, दिखाई नहीं देने वाले बरामदे थे,
ठीक है। और उसका मतलब था कि इस एरेना में उस व्यक्ति के साथ एक आदर्श न्याय होता है, जस्टिस होता है, ठीक है, लेकिन होता बाई चांसली ही था। When the king was interested in people, जब राजा लोगों में इंटरेस्ट लेता था, रुचि लेता था, एंड देयर क्राइम्स, उनके द्वारा किए गए क्राइम्स में, तो ही वुड डिक्टेट, डिक्टेट मीन्स ऑर्डर, तो वह आदेश देता था दैट देयर फेट शुड बी डिसाइडेड इन द एरेना, कि उनके भाग्य को डिसाइड किया जाएगा एरेना में। तो समझ गए होंगे सेंटेंस। जब भी राजा लोगों में इंटरेस्ट लेता था, लोगों के द्वारा किए गए क्राइम में इंटरेस्ट लेता था, तो वह आदेश देता था कि उनका भाग्य वो एरेना में डिसाइड होगा। दिस किंग न्यू नो ट्रेडिशंस फ्रॉम अदर किंगडम। अब ये जो यहाँ का राजा था, ये दूसरे राज्यों के ट्रेडिशंस को नहीं जानता था। हिज ओनली एलिजियंस, एलिजियंस मीन्स लॉयल्टी, वफादारी, उसकी एकमात्र वफादारी थी वाज टू हिमसेल्फ, केवल खुद के लिए, स्वयं के लिए, एंड हिज ओन फैंसीज, और केवल अपनी इमेजिनेशंस के लिए। तो हिज वाज ओनली लॉयल्टी टू हिमसेल्फ एंड हिज ओन फैंसीज। दिस फैंसी द चांस फेट डिसीजन, जो बाई चांसली भाग्य के ऊपर डिसीजन होता था इन द एरेना में, केम अबाउट, घटित होता था, केम अबाउट मीन्स हैपेंड, बिकॉज ऑफ हिज रोमांटिक येट बार्बरिक आइडियलिज्म। बार्बरिक पहले आ चुका है, बार्बरिक मीन्स अनसिविलाइज्ड, और आइडियलिज्म का मतलब होता है थिंकिंग, थॉट, यानी सोच। तो यहां से लेना है सेंटेंस, दिस फैंसी द चांस फेट डिसीजन इन द एरेना, मतलब एरेना में बाई चांसली जो फेट, ये फेट बेस्ड डिसीजन होता था। फेट का मतलब होता है भाग्य, लक, तो लक बेस्ड डिसीजन होता था एरेना में। केम अबाउट मीन्स हैपेंड, घटित होता था, बिकॉज ऑफ हिज रोमांटिक, द किंग्स रोमांटिक, बार्बरिक एंड आइडियलिज्म, ठीक है। तो राजा के रोमांटिक तो भी बार्बरिक यानी अनसिविलाइज्ड, आइडियलिज्म पर आधारित होती थी, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये सेंटेंस का ये मतलब है कि राजा केवल स्वयं के लिए उस लॉयल्टी पर लॉयल पर्सन था, और केवल अपनी फैंसीज के लिए, और एरेना में जो भी डिसीजन होता था वो केवल लक बेस्ड डिसीजन होता था, ठीक है, फेट बेस्ड डिसीजन होता था, ठीक है। Take the two lines at first. When all the people had gathered in the galleries, जब सारे लोग गैलरीज में एकत्रित हो जाते थे, द मीनिंग ऑफ गैदर्ड असेंबल्ड हो जाते थे, असेंबल्ड, एंड द किंग वाज सीटेड ऑन हिज थ्रोन, थ्रोन कहते हैं सिंहासन, जब राजा अपने सिंहासन पर बैठ जाता था, हाई अप, ऊंचा होता था थ्रोन, ऑन वन साइड ऑफ द एरेना, जो एरेना के एक साइड में होता था, तो ही वुड गिव ए सिग्नल, तो वह एक सिग्नल देता था, ठीक है। ए डोर बीनीथ हिम, सिग्नल देते ही क्या होता था, ये उसके न्याय करने का तरीका पढ़ रहे हैं। द डोर बीनीथ हिम वुड ओपन, खुलता था, जैसे ही राजा का संकेत होता था, सिग्नल होता था, तो उसके जस्ट नीचे का जो डोर है वो खुलता था, ठीक है। एंड द एक्यूज्ड पर्सन, मतलब जो क्रिमिनल पर्सन था, अपराधी, वुड स्टेप आउट इनटू द एम्पी थिएटर, मतलब स्टेप बाय स्टेप वो एम्पी थिएटर की ओर बढ़ता था, एम्पी थिएटर में आगे बढ़ता था, ठीक है। डायरेक्टली ऑपोजिट द एक्यूज्ड, अब जो एक्यूज्ड पर्सन है, जो क्रिमिनल पर्सन है, उसके डायरेक्टली ऑपोजिट, मतलब बिल्कुल सामने, देयर वर टू डोर्स, दो दरवाजे थे, एक्यूज्ड पर्सन के जस्ट सामने दो दरवाजे थे, एग्जैक्टली अलाइक एंड साइड बाय साइड, और दोनों जो दरवाजे थे वो अलाइक थे, मतलब एक समान थे, और साइड बाय साइड का मतलब दोनों एक साथ थे, दोनों साइड बाय साइड थे। द पर्सन ऑन ट्रायल, मतलब जिसके ऊपर ये मुकदमा चल रहा था, ट्रायल, द एक्यूज्ड पर्सन हैड टू वॉक ओवर टू दीज डोर्स,
तो उस व्यक्ति को इन डोर्स की ओर चलना पड़ता था, हेड टू वॉक चलना पड़ता था, एंड ओपन वन ऑफ देम, और उन डोर्स में से एक डोर को उसे खोलना पड़ता था। तो ही कुड ओपन विच एवर डोर ही वांटेड। अब उसके लिए सुविधा ये थी कि वह दोनों में से किसी भी एक डोर को खोल सकता था। ही वॉज सब्जेक्ट टू नो प्रेशर फ्रॉम द किंग और हिज कोर्ट। किंग की तरफ से और कोर्ट की तरफ से उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। वह दोनों गेट में से, दोनों डोर में से अपनी तरफ से किसी भी डोर को खोल सकता था। द ओनली इन्फ्लुएंस वाज दैट ऑफ फेट और लक। केवल किसका इन्फ्लुएंस था? इन्फ्लुएंस मीन्स अफेक्ट। किसका प्रभाव था? केवल उसके फेट का। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे कि जब वह दोनों दरवाजों में से जब कोई भी दरवाजा खोलता था तो एक दरवाजे में तो क्या होता था और दूसरे दरवाजे में क्या होता था। ठीक है, the remaining part we will take in the next lecture. Okay students, and you all enjoy the lesson, read each line very carefully. Okay students, have a nice day.